अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? ये है इन फिगर 6.31, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन? यही है। मैम, मैंने इसमें सुना है कि पहले ये जो एस टी वाला है इसमें लाइन बनाते हैं फिर नीचे वाला बनता है। हाँ, ये एस टी से लेके एक लंबी सी लाइन बनाते हैं उसके बाद कुछ करके पी क्यू बनता है। पहले पी क्यू ड्रॉ कर लो और एस टी ड्रॉ कर लो, जैसे बुक में है ना। जैसे जैसे तुम्हें कन्वीनियंस हो वैसे कर लो। पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है वो तुम्हारे ऊपर है। ये जैसे मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक पी क्यू ड्रॉ कर ली, एक इधर ये एस टी ड्रॉ कर ली। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम एस टी पहले ड्रॉ करो या पी क्यू पहले ड्रॉ करो। तो ये पी क्यू हो गई और ये एस टी हो गई, ठीक है। ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये क्यू आर, इसके बाद एक क्यू आर लाइन है, ये ड्रॉ कर लो। और क्यू आर के बाद आर एस ड्रॉ कर लो, ठीक है। क्यू क्यू फिर क्यू आर आर एस ड्रॉ करके फिर एस टी कर लो। अब इसमें हमें एंगल क्यू आर एस, ये एंगल निकालना है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एस टी के पैरेलल, आर से पास होती है। तो एक ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो। थोड़ा जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। मैम, मैम ये हम्म, टिप से टच होते हुए ले जानी है ना? कौन सी? ये जो आर की टिप है। हाँ हाँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो थोड़ी डॉटेड ड्रॉ करते हैं जिससे हमें पता रहता है कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है एक लाइन। तो ड्रॉ अ लाइन, मान लो हम इसको कह देते हैं पी क्यू आर एस टी एल, और इसको कह देते हैं एम, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? तो यहाँ लिखो ड्रॉ सोल्यूशन, ड्रॉ अ लाइन एल एम पैरेलल टू, क्योंकि पी क्यू और क्यू एस टी पैरेलल है तो कुछ भी लिख सकते हो। ड्रॉ अ लाइन एल एम पैरेलल टू पी क्यू या एस टी, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, फिर भी हम रिकॉल कर लेते हैं कि अगर मान लो एक लाइन, ये लाइन है, ये एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब ये एक लाइन है सी डी, और एक थर्ड लाइन तो हमारे पास ऐसे है। ये हमारे पास एक ए बी है, एक सी डी है, एक ई एफ है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं, सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, तो व्हाट अबाउट ए बी एंड ई एफ? ये कैसी लाइंस होंगी? अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ये भी तो ए बी और ई एफ, हाँ, ये भी तो पैरेलल होगी। ए बी एंड ई एफ भी पैरेलल होंगी। ये बात पता है तुमको? हम्म ये तुम्हारी बुक में रिजल्ट दे रखा है, यस मैम, यस सर। पता है ना? यस सर। तो ये इस चीज को हम यहाँ पर ए बी एंड ई एफ आर ऑल्सो ऑल्सो पैरेलल। पैरेलल, यहाँ लिख दो इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन ए बी एंड ई एफ आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस, ठीक है।
ये क्लियर है, ये बात समझ आ गई? तो ये यही चीज हमें यहाँ पे भी उसी तरह से ऑब्जर्व करना है ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर पी क्यू और एस टी पैरेलल है, और हमने एल एम ले ली पैरेलल टू पी क्यू, तो एल एम जो है वो एस टी के भी पैरेलल होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो देन एल एम इज, ड्रॉ लाइन एल एम पैरेलल टू पी क्यू, देन एल एम इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। तो ये जहाँ भी हमें यूज करना होगा हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। ये एंगल जो है, ये एंगल 110 डिग्री है। और आर एस टी, ये एंगल 130 डिग्री है। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है क्यू आर और एस, ये बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये एंगल 130 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, एस आर एम। अच्छा ये हम्म। ये दोनों मतलब इंटीरियर एंगल है तो 180 से माइनस 180 सम होता है तो कितना होगा ये, 50। 50। तो हम यहाँ पे लेंगे एल एम पैरेलल टू पी क्यू, दिस इंप्लाइज एल एम पैरेलल टू एस टी। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये लिखेंगे ना, क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि एल एम पैरेलल टू एस टी है एंड इंटीरियर एंगल्स। बस इतना ही बहुत है। या तो पूरा रीजन लिखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कैसे लिखवाते हैं स्कूल में, पूरा लिखवाते हैं? ये इंटीरियर एंगल लाइन है ना, ये लिखवाते हैं बस। बस खाली इंटीरियर एंगल्स। हम्म। तो इंटीरियर एंगल्स हैं और लाइंस पैरेलल हैं, तो जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एस आर ट्रांसवर्सल हो गई, तो उसका सम 180 डिग्री होता है। अब ये आर एस टी 130 डिग्री है, प्लस एंगल एस आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर एम इक्वल टू कितना आया, 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। रोहन अब तुम बताओ। जैसे में से। यहाँ तक क्लियर है रोहन? हम्म। अब ये बताओ कि ये क्यू आर एल, ये जो एंगल है ये कितना होगा? क्यू, ये पी आर क्यू आर एल पैरेलल ही तो हुआ इसका। क्यू, हाँ, एल आर पैरेलल है पी क्यू के, तो ये क्यू आर एल, ये वाला एंगल, ये ये कितना होगा? ये भी तो वही हो जाएगा। कितना? 110। 110 के ऊपर वाला, ये नीचे वाला कितना होगा? अभी तुमने होमवर्क कैसे किया अगर तुम्हें ये नहीं बता तो? ये एक 110 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा ये वाला? एक सेकेंड, 70 डिग्री। 70 डिग्री। वही लॉजिक है ना जो ऊपर लॉजिक लगाया, हाँ। पी क्यू और एल एम पैरेलल है हम्म। और क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आ गया ना, क्यू आर। हम्म। ये भी जैसे यहाँ पे इंटीरियर पूरा ऐसे लिखते हैं बेटा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एस आर, एस आर ट्रांसवर्सल है इसके हम्म। सेम साइड पे, इसी तरह से क्यू आर ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड पे, तो 70 हो जाएगा। तो फिर ये क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल पी एंगल क्यू, आ पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एल इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, पी क्यू पैरेलल टू एल आर एल एल एंड इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal QR। ठीक है ना, समझ आ गया? अब ये 110 डिग्री है प्लस एंगल क्यू आर एल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एल कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है,
तो अब ये 70 डिग्री आ गया तुम्हारे पास, एक 50 डिग्री आ गया, एक 70 डिग्री आ गया। तो अब ये बीच के एंगल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे आएगा? दो को प्लस करके 180 में से हाँ माइनस कर दो। हाँ, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों 180 डिग्री क्यों होना चाहिए? लीनियर पेयर। हाँ, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। LM इज स्ट्रेट लाइन। तो 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन के लिए भी लीनियर पेयर लिखवा देते हैं स्कूल में। तीन का सम 180 डिग्री है तब भी लीनियर पेयर लिखवा देते हैं। पेयर मतलब तो दो होता है। चलो लिख लो, LM इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब QRS की वैल्यू निकाल लो। QRS प्लस कितना हुआ, 70 + 50, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS इक्वल टू कितना आया? 60। 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। हम्म। आ गया आ गया। और इसमें में से कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। सिंपल है, लाइन पैरेलल है, एंगल्स ऑन द हाँ। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यूज करके 180 डिग्री करो, और अननोन एंगल निकाल के, और फिर ये लीनियर पेयर वाले से 180 डिग्री। ठीक है ना? ओके। अब कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे गौरव? फिफ्थ लास्ट वाला। लास्ट वाला। हम्म। अच्छा, ये ट्राइंगल वाला कर लिया। हाँ। अच्छा अच्छा, फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये लास्ट वाला कौन सा, मिरर वाला कह रहे हो? यस मैम, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं वो कॉन्सेप्ट दे देती हूँ तुमको। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल तो तुम्हें पहले ही पता है ना। हमें ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रह गया था ना उसमें। तो सेम नंबरिंग यूज कर लेते हैं जो उस दिन की थी, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये दो लाइंस हैं जो कि L और M, ये दो लाइंस हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, जैसे ये एंगल 2 है, ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास, इसको N बोल दो, ये N ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ये N ट्रांसवर्सल और L और M दो लाइन से है। तो ये जो एंगल 2 है, जो कि ऊपर वाली लाइन और ये ट्रांसवर्सल के साथ बन बन रहा है, एंगल 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर पोजीशन पर। तो जो 2 के सिमिलर पोजीशन है वो कौन सी है नीचे वाली लाइन के हिसाब से? 2 के सिमिलर कौन सी पोजीशन है? सिक्स। हम्म। सिक्स। 6। तो एंगल 2 एंड एंगल 6, ये क्या कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जैसे तुम क्लास में बैठे होते हो, तुम फर्स्ट डेस्क पर मान लो क्लास के बैठे हो, तो तुम्हारी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में मान लो, जैसे ऐसे बच्चे बैठे होते हैं ना, ऐसे क्लास में मान लो ये बच्चे बैठा है, फिर ये सेकंड डेस्क लगा, यहाँ दो बच्चे बैठे हैं, अब यहाँ जो दो बच्चे बैठे हैं, अब ये जो बच्चा है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इसके लेफ्ट में बैठा है ना, तो ये हो गई। अब जो इधर बैठा है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इसके साथ हो गई। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर सिचुएशन है। तो ये यहाँ पे एंगल 2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन कौन सी होगी? 6। तो 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अब इसी तरह से अगर मैं एंगल 1 कहूँ, तो एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग फिफ्थ। होगा? यस। एंगल 5। 5। एंग तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसी तरह से हम, मान लो मैं एंगल 3 लूँ, जो कि लाइन के नीचे बन रहा है, एल के नीचे बन रहा है, और ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है, तो एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो गया? 7। 7। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना?
इसी तरह से और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है, फोर्थ एंगल 3 और एंगल 7, इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8। एंगल 8। समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब, ठीक है। यस मैम। फिर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर माइंड में रख सकते हो, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, या खाली ऑल्टरनेट एंगल्स भी बोलते हैं, कोई ऐसी। अब जैसे एंगल 1 देखो, या पहले एंगल 3 देखो। एंगल 3 जो है वो एल के नीचे बना हुआ है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल जो होगा, ये जो नीचे बना है इस तरफ जो ऊपर बना है, ऑन द अदर साइड, ऑल्टरनेट मतलब दूसरी साइड। तो एंगल 3 के ऑल्टरनेट क्या पड़ेगा, एंगल 5। इंटीरियर की बात करें ना, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। ये ऑल्टरनेट। और कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल 4 की 6 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, समझ में आ गई। तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि ऑल्टरनेट साइड है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड, ऑल्टरनेट मतलब ऑन द अदर साइड। तो 4 एंड 6 ऑल्टरनेट, और 3 एंड 5 ऑल्टरनेट। एक्सटीरियर, समझ में आ गया ये ऑल्टरनेट एंगल, यस सर। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स में, जैसे ये एंगल 1 है, दूसरी साइड, ये तो ऊपर है, दूसरी साइड नीचे। तो दूसरी साइड ट्रांसवर्सल के अदर साइड पे नीचे जो एंगल बन रहा है इसके ऑल्टरनेट साइड पे, वो कौन सा बन रहा है, 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7, इसको 1 ही बोल दो, एंगल 1 एंड एंगल 7। और इसी तरह से एंगल 2 इधर ऊपर है, तो दूसरी साइड नीचे, एंगल 8। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, एक्सटीरियर भी लेना है हमको और ऑल्टरनेट साइड भी लेना है, ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड, ठीक है। समझ में आ गया ये। यस सर। तो ये तुमको याद करना है कि ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये तुमको याद रखना होता है। तो अब ये रिजल्ट होता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Second, each pair of interior angles each pair of interior angles is equal, ठीक है। तो हर एक पेयर इंटीरियर एंगल्स का भी इक्वल होगा, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल, ईच पेयर ऑफ, चाहे वो एक्सटीरियर वाला पेयर हो या इंटीरियर वाला हो, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज, ठीक है। तो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट एंगल सब इक्वल होते हैं। ये समझ में आ गई। यस मैम। नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect
टू लाइंस, कोई दो लाइंस है और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, एंड ईच पेयर ऑफ, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड अ पेयर ऑफ, कोई एक, एंड अ पेयर ऑफ alternate angles is equal, then the two lines are parallel. हाँ, क्या समझ में आया रोहन? पढ़ के बताओ मुझे, लास्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जरा बताओ। वैसे ये नीचे वाले पॉइंट में बोला है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, पहले ट्रांसवर्स पूरा बोलो, ट्रांसवर्सल पहले बोलो ठीक से। ट्रांसवर्सल हाँ, ट्रांसवर्सल, हाँ। अगर कोई ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल, दो लाइन को काटता है, हम्म इंटरसेक्ट करता है पेयर हम्म, में, और अल्टरनेटिव एंगल के इक्वल, तो दो लाइन बन जाएगी लीनियर पेयर की। एंड और एंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, क्या मतलब? ट्रांसवर्सल मतलब इंटरसेक्ट अल्टरनेटिव करता एंगल है, इक्वल हो जाएंगे। हाँ, और ऑल्टरनेट एंगल एंड काटता भी है, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल भी है। एंड कह रहा है, एंड काटता है, एंड एक पेयर हमने तो बहुत सारे ऑल्टरनेट एंगल लिखे हैं ना ऊपर। कितने पेयर ऑल्टरनेट एंगल्स के लिखे हैं ऊपर? देखो कितने पेयर लिखे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के। अल्टरनेटिव एंगल्स के दो ग्राफ, ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, कितने पेयर हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के? दो में चार। चार पेयर है ना? वो इंटीरियर वाले हैं, एक्सटीरियर वाले हैं तो ऑल्टरनेट ही। तो चार पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स में से अगर कोई एक पेयर भी इक्वल हो जाता है, जैसे 3 और 5 इक्वल हो गया, या 4 एंड 6 इक्वल हो गया, कोई भी, या 1 एंड 7, इस तरह से कोई भी इक्वल हो जाता है, तो देन क्या होगा? देन, वो बोला जाएगा, और उसके बाद जो दो लाइन है पैरेलल वो भी। हाँ, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो वो जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। तो जब भी हमको लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि उसका कोई एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। क्वेश्चन कहे मान लो प्रूव करो लाइंस पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए लाइंस पैरेलल है, कोई एक पे। ठीक है, समझ आ गई? और इसी तरह से यस सर। मान लो ऊपर वाले रिजल्ट में क्या, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन अगर ट्रांस लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो उनका हर एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होगा, हर एक पेयर ऑल्टरनेट एंगल्स का इक्वल होगा। अब बताओ, ये तीन रिजल्ट्स में समझ आए तो मैं आगे चलूं? दोनों पढ़ के समझ के बताओ मुझे, इतना समझ में आया? यस सर। गौरव, तुम्हें समझ में आया? यस मैम। हम्म हमने हम्म। लिखा इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन each pair of corresponding angles is equal, each pair of alternate angles is equal। और थर्ड रिजल्ट तुमने क्या पढ़ा था, जो मैंने पहले पढ़ा दिया था? यहाँ पे एक थर्ड रिजल्ट भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना। पहले तो मैंने तुम्हें सिर्फ थर्ड वाला बताया था। थर्ड रिजल्ट क्या है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? जो अल्टरनेटिव एंगल है वो इक्वल होता है, पेयर ऑफ नहीं, एंगल। वो तो हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और हाँ, कौन सा रिजल्ट होता है? तो और जो अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। हाँ, तो थर्ड तो रिजल्ट जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूज कर चुके हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जिसके ऊपर बेस्ड अभी तुम क्वेश्चन कर रहे थे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज, कितना होता है? 180। 180 डिग्री। तो ये थर्ड रिजल्ट था। इसी तरह से इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह से रिजल्ट होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एक तरह से हम कन्वर्स कर रहे हैं। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट
two lines and a pair of ऑल्टरनेट जरूरी नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा तो भी लाइंस पैरेलल होंगी। एंड अ पेयर ऑफ corresponding angles is equal, then the two lines are parallel। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए कोई भी पेयर उसका तो भी लाइंस पैरेलल होंगी, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो भी लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही तुमने इसका भी कन्वर्स पढ़ा था, थर्ड वाले का, थर्ड पॉइंट का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो इसका कन्वर्स क्या था? कन्वर्स यानी उल्टा ना? हाँ, क्या था कन्वर्स? कौन से किसका तुम्हें बताना? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो। इसका कन्वर्स क्या था? हम्म, भूल जाते सब। If a transversal intersect two lines and sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री, फिर क्या होगा? हम्म, क्या बताया था? फिर क्या होता है अगर सम 180 डिग्री हो तो? देन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये जो नीचे की तीन थ्योरम है, वो जो ऊपर वाली थ्योरम के तीन मैंने पार्ट्स लिखे, इन सब का ये कन्वर्स है। बेसिकली ये टोटल 6 थ्योरम्स है, मैंने ऊपर की तीन इकट्ठी एक ही उसमें लिख दी। ये 6 थ्योरम्स है, तीन ये और तीन नीचे। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये यहाँ पे दो मिरर्स हैं ए बी, ये एक रे है, ठीक है, लाइट से कोई रे निकल रही है, और ये यहाँ पर मिरर से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे जा रही है, तो ये हो गई बीसी। अब ये दोबारा रिफ्लेक्ट हुई बीसी, एक और मिरर है आर एस, पीक्यू और आर एस क्या है? मिरर है। तो अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई, ऐसे। तो ये ए बी एक रे यहां से ऐसे गई, ए बी रे, रे समझते हो ना, लाइट की रे। तो ये ए बी एक रे है, ये यहाँ पे टकराई बी पॉइंट पे मिरर से, उसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये इधर बन गया बी सी। तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, और फिर बी सी जो रे थी वो मिरर आर एस से टकरा गई, और फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये होती है सी डी। अब ये जो रे है, जो स्टार्ट हुई ए बी रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो रे लाइट से मिरर पे टकरा रही है उसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे पीक्यू के लिए, ए बी इंसिडेंट रे है और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन आर एस के लिए बी एस
BC इंसिडेंट रे है और CD रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो रे मिरर पे आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो टकराने के बाद जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं उस मिरर के लिए। ठीक है, जैसे ये एक मिरर है, मान लो LM, ये एक मिरर है। अब इस मिरर पर ये एक रे आई यहाँ से, ऐसे इंसिडेंट रे आ गई, और अब ये इससे टकरा के, तुमने देखा है ना, कई बार तुमने अपनी घड़ी से देखा होगा, रे घड़ी पे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। देखा है ना घर में, किसी मिरर पे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। फिजिक्स में कभी पढ़ाया है ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे? हम्म। यस मैम, यस मैम, पढ़ा है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ऐसे लिख देती हूँ, टेढ़ा दिखा नहीं जाएगा मेरे से। इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो रे आ रही है, मान लो इसको मैं कह देती हूँ AB, तो ये इंसिडेंट रे हुई, और अब ये इससे टकरा के B पर इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये BC जो है, ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक रिजल्ट होता है फिजिक्स का कि जब ये टकराती है, तो यहाँ पे अगर मैं B पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, B पॉइंट पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ले लेती हूँ ऐसे करके, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया B पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ये यहाँ ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इसको समझ लो D। तो DB जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन LM। ठीक है, तो DB हमने परपेंडिकुलर ले लिया एक LM के ऊपर, तो ये जो एंगल है इतना, ये एंगल जो परपेंडिकुलर बना रहा है विद इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो इतना एंगल है इसको कहते हैं R। ये कहता है एंगल एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो I क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल I है दैट इज इक्वल टू एंगल R होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल I जो नीचे बन रही। ठीक है, और जब रिफ्लेक्शन के बाद एंगल होता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी एक रे ऐसे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। यस मैम। अगर मैं इसको एंगल I कह देती हूँ और ये R कह देती हूँ, तो एंगल I जो है दैट इज इक्वल टू एंगल R, ये हमें पता है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है, और गिवन क्या है? PQ पैरेलल टू RS। अब जरा सोचो कैसे प्रूव करें, क्या क्या आ रहा है हमारे पास। AB पैरेलल टू CD को कैसे यूज करोगे? ए बी पैरेलल टू कितना? नहीं, PQ पैरेलल टू RS जो गिवन है, PQ पैरेलल टू RS है। ठीक है, मतलब कुछ भी। यस मैम। तो BC क्या होगी यहाँ पर? BC ए बी पैरेलल। BC ट्रांसवर्सल है। हाँ। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसमें क्या रिलेशनशिप होगा? ये एंगल और ये एंगल, कौन से एंगल हुए? ये BC ट्रांसवर्सल है, PQ और RS पैरेलल है, ये I है, ये R है। जब PQ और RS पैरेलल होंगे तो ये जो यहाँ पर, कुछ क्लियर हो रहा है? हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। थोड़ा सोचो, फिगर को ध्यान से देखो, सोचो। अब देखो इसमें BM जो है, BM हमने परपेंडिकुलर लिया है, BM परपेंडिकुलर लिया है ना ऑन PQ, और CN या NC या CN
परपेंडिकुलर है आर एस के, और पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो भी पैरेलल होंगे। तो ये यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा बी एम पैरेलल टू एन सी। तो ये और ये आपस में पैरेलल होंगे। बीसी ट्रांसवर्सल है, बीएम और एनसी पैरेलल हैं। तो ये अगर एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा? ऐसे दो लाइंस पैरेलल हैं परपेंडिकुलर वाली, ये बीएम और एनसी, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है इस तरह से, है ना। ये बी है, ये एम है, और ये एन है, और ये सी है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे? ओ क्या बोलते हैं, हम्म, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ना। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब बीएम और एनसी पैरेलल होंगे, तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो ये एंगल है, एंगल बी सी एन, तो एंगल बी सी एन जो है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। तो बी ये सी जो कितना, है बी सी एम या एन? बी सी एन, ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आर कौन सा है? एम बी सी, या एम बी सी लिख लो यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू एंगल एम बी सी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, एंगल आर है तो ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं पैरेलल लाइन पे, तो परपेंडिकुलर्स पैरेलल होंगे, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इसलिए एंगल बी सी एन जो है यहाँ पे लिख देंगे क्या? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल एम बी सी एन इक्वल टू एंगल आर। दिस इंप्लाइज एंगल बी सी एन इक्वल टू एंगल आर। अब ये और ये इक्वल होते हैं, मैंने कहा इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन सेम होती है। तो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जैसे आई और आर इक्वल है, ऐसे अब इसका आई और आर ये बन रहा है। तो क्योंकि ये इक्वल होते हैं तो एनसीडी क्या होगा? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर। दिस इंप्लाइज, बेटा ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हमारी बुक का फिजिक्स आ रही है ना इसमें। एनसीडी इक्वल टू एंगल आर, तो ये भी आर हो गया, तो ये आर हो गया, और ये भी आर हो गया। तो जो पूरा एंगल एबीसी है, एंगल एबीसी कितना होगा? अब एंगल एबीसी किसके इक्वल हुआ? कौन सा ए बी सी? हम्म, मतलब एंगल बी किसके इक्वल होगा? हाँ, एंगल एबीसी जो है वो किसके इक्वल है? आई प्लस आर के इक्वल हाँ। है ना। आई प्लस आर के इक्वल है, और आई और आर जो है ये आपस में इक्वल है, तो ये एक तरह से टू आई हो जाएगा, है ना, या टू आर हो जाएगा। और एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये यहाँ पे एंगल आर न लिख के खाली आर लिखो, आर। तो एंगल बी सी डी जो है ये भी आर और आर ही है, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू टू आर। तो अब अगर ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्योंकि इक्वल है, ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, तो ए बी और सी डी क्या होंगी? कौन कौन से सा एंगल एंगल? हो गई? ये जो दो एंगल टू आर आए हैं, ये वो पूरा तो बड़ा है। एंगल और ये पूरा बड़ा एंगल, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, बी सी ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहे हैं, हम्म ये पूरा बी सी डी और ए बी सी दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। हम्म तो ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल हो जाएंगी ना, क्योंकि ये इसका ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है हम्म। ए बी और सी डी के हिसाब से, बी सी ट्रांसवर्सल ये तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी, बिकॉज alternate angles angle ABC and angle BCD are equal। ठीक है, मान लो ये दो लाइंस पैरेलल हैं,
ये एंगल मान लो 55 डिग्री है, तो मैं तुमसे पूछूं ये एंगल कितना होगा? 35 ओ 55 ए सॉरी। बी पैरेलल टू सी डी। 55 55। 55 होगा। हाँ। रोहन तुम बताओ। ये भी 55 ही होगा ना? क्यों? एंगल ए एफ जी, एंगल ए एफ जी इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल एफ जी डी कितना होगा? 55। हाँ, क्यों फिर 55? तो फिर रीजन दो मुझे। होगा 55 डिग्री? कौन से एंगल होते हैं ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं? एक ट्रांसवर्सल के इधर है और एक ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है, दोनों अंदर की तरफ है। कौन से एंगल कहलाते हैं? हम्म। ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये याद कर लेना। तो क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए ये एंगल 55 डिग्री होगा। अब इसको तुम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो। जैसे ये एंगल 55 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 पूरा। भी पूरा 180 होगा तो कितना आया? ये 55 है तो कितना आएगा? 125। 125। ठीक है ना? तो मैं अब तक तुम्हें ऐसे करवा रही थी, 55 ये 125, ये 125 आ गया, तो ये कितना होगा 125 के हिसाब से? ये 125, ये भी ये 180 में से माइनस हो जाएगा। हाँ, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स 180 डिग्री, वो यूज करेंगे तो ये 55 डिग्री फिर से आ हाँ जाएगा। 55 ही है, हाँ 50। है ना? तो चाहे ऐसे ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, या डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैथ्स में तो ये है ना कि जितने टूल्स ज्यादा इस्तेमाल करो उतनी जल्दी होते हैं क्वेश्चंस। तो डायरेक्टली करेंगे तो अल्टरनेट एंगल से कर लेंगे, वरना पहले लीनियर पेयर से ये निकालते हैं हम, और फिर यहाँ से ये निकालते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जिस भी तरीके से करो, पहले वाले क्वेश्चन मैंने सिर्फ उसी से कराए हैं तुमको, जिससे कि तुमको एटलीस्ट एक रिजल्ट यूज करना आ जाए, लीनियर पेयर और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। क्योंकि तुम्हारी बुक में मेनली इसी पर स्ट्रेस दिया है, लेकिन ये ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनसे भी हम फास्ट कर पाते हैं। अगर मान लो हमें ये एंगल निकालना हो तो ये हम वर्टिकली ऑपोजिट से भी लिख सकते हैं 55 डिग्री, है ना? और लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सेम क्वेश्चन करने के। ठीक है, चलो, ओके देन। थैंक यू। थैंक यू मैम।